अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं। जो टॉपिक का नाम है कंटेंट ऑफ रिसर्च प्रपोजल। जो हम एक रिसर्च प्रपोजल बनाते हैं उसके कौन कौन से कंटेंट होते हैं, मतलब कि जो हम एक रिसर्च प्रपोजल डिज़ाइन कर रहे हैं उसमें हम कौन कौन सी चीज़ें इन्वॉल्व कर रहे हैं, कौन कौन सी चीज़ें लिखेंगे। एक रिसर्च प्रपोजल बनाने के लिए हमें कौन कौन सा डाटा हमें लिखना पड़ता है। उसमें हम सबसे पहले देखते हैं कि जो हमारा रिसर्च प्रपोजल होता है उसमें सम कंटेंट आर इंपॉर्टेंट होता है। उसमें कुछ जो कंटेंट होता है वो हमारा लिखना ज़रूरी होता है। उसके बाद हमारे एक रिसर्च प्रपोजल जाके डिज़ाइन होगा। जो हम रिसर्च प्रपोजल बना रहे हैं उसमें सबसे पहले हम लिखते हैं टाइटल। टाइटल में हम ये लिखते हैं कि हमारा जो एक पूरा टाइटल बनाएंगे, जो हमारी रिसर्च प्रॉब्लम जो हमारी रिसर्च होगी उसके बारे में बताएगा कि जो हमारी रिसर्च हो रही है वो किस चीज़ के बारे में होती है। ठीक है, टाइटल में तो पूरा ओवरव्यू बता देगा, एक टाइटल बता देगा। मिसाल के तौर पर मेरा टाइटल है कोरोना, लोगों को पता लग जाएगा जो मैं एक रिसर्च प्रपोजल बना रहा हूँ वो एक कोरोना के ऊपर ही बना रहा हूँ। सो मेरे जो रिसर्च प्रपोजल में जो सबसे पहला जो चीज़ आएगी वो आएगी टाइटल। टाइटल से मेरे रिसर्च प्रपोजल के बारे में लोगों को मालूम होगा। उसके बाद मैं बताऊंगा एग्जेक्टिव समरी। एग्जेक्टिव समरी में ये बताऊंगा कि जो मेरी रिसर्च है, जो हमारे पास मैनेजर होते हैं उनके पास इतना टाइम नहीं होता कि मेरी पूरी रिसर्च बैठ के पढ़ेंगे, मेरे पूरे प्रपोजल को बैठ के पढ़ेंगे। लिहाजा मैं एक एग्जेक्टिव समरी बनाऊंगा, उसमें पूरी अपने जो मेरा प्रपोजल है उसको ओवरव्यू दे दूंगा। मैं बताऊंगा कि मेरा ये जो रिसर्च बना रहा हूँ ये किस मकसद के लिए बना रहा हूँ और इसका मकसद है क्या, इसका मेरी कंपनी को क्या बेनिफिट होगा। मैं एक पूरी एग्जेक्टिव समरी बता दूंगा। थर्ड में मैं एक अपना कंटेंट जो डालूंगा वो है प्रॉब्लम स्टेटमेंट। इसमें मैं एक पूरे प्रॉब्लम स्टेटमेंट को पूरे ब्रीफ की तरीके से मैं एक्सप्लेन करूंगा। जो मेरा रिसर्च प्रॉब्लम जो प्रपोजल मैं बना रहा हूँ, जो मैं रिसर्च करना चाह रहा हूँ उसका मकसद क्या है, जो मेरे पास प्रॉब्लम है उसको मैं किस तरह से सॉल्व आउट करूँगा, पूरा मैं प्रॉब्लम स्टेटमेंट बताऊँगा। फोर्थ में बताऊँगा रिसर्च ऑब्जेक्टिव। इसमें मैं अपने प्रपोजल में ये बताऊँगा जो मैं रिसर्च करना चाह रहा हूँ इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, इसको करने से मेरे जो कंपनी इसको क्या बेनिफिट होगा, अपना पूरा ऑब्जेक्टिव बताऊँगा रिसर्च प्रपोजल में अपनी जो रिसर्च करने का। ठीक है, उसके बाद जो मेरा कंटेंट है वो है लिटरेचर रिव्यू। इसमें अपने प्रपोजल में मैं ये भी एक्सप्लेन करूँगा कि जो मैं जिस चीज़ पे मैं रिसर्च करना चाह रहा हूँ उससे पहले जो रिसर्च हो चुकी है उसका थोड़ा सा ओवरव्यू लूँगा। बैक जो मेरे पास जो डाटा होगा जो पहले रिसर्च हो चुकी होगी उसका मैं डाटा लूँगा, वो मैं बताऊँगा कि हाँ पहले इस तरह की रिसर्च हो चुकी है, उसका ये रिजल्ट आएगा। अब जो मैं रिसर्च करूँगा उसका ये रिजल्ट आएगा। इसके जो पहले रिसर्च हो चुकी है उसका थोड़ा सा रिव्यू लूँगा। बेनिफिट ऑफ द स्टडी, उसमें जो 6 नंबर में जो कंटेंट मैं डालूंगा रिसर्च प्रपोजल के अंदर वो डालूंगा बेनिफिट ऑफ स्टडी। इसमें मैं ये बताऊंगा कि जो मैं इसे रिसर्च कर रहा हूँ, जो मैं स्टडी कर रहा हूँ, इससे मेरी कंपनी को क्या बेनिफिट होगा। ठीक है, 7th नंबर पे मैं लिखूंगा कि रिसर्च डिज़ाइन। इसमें मैं ये बताऊंगा जो मैं रिसर्च करना चाह रहा हूँ, जो मैं पूरी रिसर्च बना रहा हूँ है वो मेरा डिज़ाइन किस तरह से होगा। मैं पूरी एक डिज़ाइन एक खाका बना के वो इसमें एक्सप्लेन करूँगा कि मैं क्या क्या चीज़ें इस्तेमाल कर रहा हूँ। उसके बाद मैं बताऊँगा डाटा एनालिसिस। डाटा एनालिसिस में ये बताऊंगा कि जो मैं जो डाटा लूँगा अपने रिसर्च करने के लिए उसको किस तरह से मैं प्रोसेस करूँगा, कौन कौन से मैं फार्मूला यूज़ करूँगा अपने डाटा को एनालाइज करने के लिए। 9th नंबर पे मैं बताऊंगा रिजल्ट। इसमें ये बताऊंगा जो मैं अपना रिसर्च कर रहा हूँ उसको जो मेरे पास रिजल्ट आएगा वो किस फॉर्म में रिजल्ट मैं दूंगा, ग्राफ्स में दूंगा, टेबल की फॉर्म में दूंगा। मैं अपना रिजल्ट भी इसमें एक्सप्लेन करूँगा। 10th नंबर पे मैं बताऊंगा बजट। जो मैं अपना रिसर्च कर रहा हूँ उसमें मुझे कितना बजट दरकार है, मुझे पूरी रिसर्च करने के लिए मुझे कितना फंडिंग की मुझे ज़रूरत है, पूरा मैं अपना बजट इस पर एक्सप्लेन करूँगा अपने रिसर्च प्रपोजल के अंदर। 11th नंबर पे मैं बताऊंगा शेड्यूल। शेड्यूल में मैं ये बताऊंगा जो मैं रिसर्च अपना कर रहा हूँ मेरे उसका लॉन्ग इसका पीरियड कितना है, शॉर्ट टर्म पीरियड है या लॉन्ग टर्म पीरियड है, उसमें अपना शेड्यूल में भी बताऊंगा। 12th नंबर पे मैं बताऊंगा प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। इसमें मैं ये बताऊंगा जो मैं अपने रिसर्च कर रहा हूँ उसमें मुझे कितनी कौन कौन सी टीम रिक्वायर्ड है, मुझे कितने पर्सन हायर करने हैं, मेरी टीम मुझे बैकअप पे कौन टीम मुझे सपोर्ट करेगी, पूरी अपनी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के बारे में इसमें मैं एक्सप्लेन करूँगा। फैसिलिटीज़ में मैं ये एक्सप्लेन करूँगा जो मेरे अपना रिसर्च करना चाह रहा हूँ मुझे कौन कौन सी फैसिलिटीज़ दी जाएँ, कौन कौन सी फैसिलिटीज़ मैंने यूज़ की है वो भी मैं अपने रिसर्च प्रपोजल में एक्सप्लेन करूँगा। 14th नंबर पर मैं इसमें बताऊंगा एथिक अप्रूवल। एथिक अप्रूवल मीन्स कि मैं अपनी जो भी मैं रिसर्च कर रहा हूँ वो एक पूरी एथिकल अप्रूव्ड है, इसमें मैंने किसी पर्सन को या एनिमल्स को किसी किस्म का नुकसान नहीं पहुँचाया, ये भी मैं अपने रिसर्च प्रपोजल में एक्सप्लेन करूँगा। ठीक है, सो रिसर्च प्रपोजल में जो हम एक कंटेंट होता है जो हम रिसर्च प्रपोजल में लिखते हैं जो बनाते हैं उसमें ये सारी चीज़ें हम एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, अब मैं इन सारों को डिटेल के साथ स्टडी करते हैं और वन बाय वन इन सबको देखते हैं। चलें, सबसे पहले देखते हैं टाइटल। टाइटल में क्या देखते हैं, टाइटल इज़ द किंग ऑफ एनी रिसर्च प्रपोजल। जो टाइटल होता है वो एक किंग होता है एनी रिसर्च प्रपोजल का। विद द हेल्प ऑफ टाइटल, टाइटल की मदद से वी नो अबाउट द टॉपिक या क्राइटेरिया। हम टाइटल की मदद से जो हमारा टॉपिक है उसको समझते हैं या समझ पाते हैं, या जो हमारा क्राइटेरिया है उसको हम समझ पाते हैं कि हमारा ये टॉपिक किस टाइटल ये हमारे रिसर्च प्रपोजल जो हम बना रहे हैं, रिसर्च प्रपोजल बना रहे हैं वो किस चीज़ के बारे में है।
हम जो इसका टॉपिक के बारे में जो टाइटल की मदद से हम जो अपना जो रिसर्च प्रपोजल होता है उसके बारे में समझ पाते हैं कि जो हमारा रिसर्च प्रपोजल है वो किस चीज़ के बारे में है। जो टाइटल इज़ द किंग ऑफ एनी रिसर्च प्रपोजल। सेकंड नंबर पे देखते हैं एग्जेक्टिव समरी। एग्जेक्टिव समरी में ये देखते हैं कि जो पूरा ओवरव्यू अपने जो रिसर्च प्रपोजल होता है ओवरव्यूज में आप एक्सप्लेन करते हैं। इसमें हम देखते हैं ऑलमोस्ट मैनेजर्स आर वेरी बिजी इन बिजनेस एक्टिविटीज़। जो ज़्यादातर हमारे जो मैनेजर्स होते हैं वो बिजनेस एक्टिविटी में बहुत मसरूफ़ होते हैं ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर दे हैव नो टाइम, उनके पास टाइम नहीं होता टू डिटेल स्टडी ऑफ द प्रॉब्लम, जो भी प्रॉब्लम होता है उसको डिटेल के साथ स्टडी कर सके। सो एग्जेक्टिव समरी प्रोवाइड क्विक अंडरस्टैंडिंग। सो जो एग्जेक्टिव समरी होती है वो प्रोवाइड करती है क्विक अंडरस्टैंडिंग, जल्दी ही समझने के लिए ऑफ प्रपोजल रिलेटेड टू द प्रॉब्लम। जो एग्जेक्टिव समरी होती है वो एक क्विक अंडरस्टैंड देती है उनको कि जो हमारी जो सर्च प्रॉब्लम है, जो हमारा प्रपोजल है वो किस चीज़ के बारे में है। सो एग्जेक्टिव समरी जो एक शॉर्ट ओवरव्यू और पूरा प्रपोजल का एक पूरा ब्रीफ होता है, वो हमारे मैनेजर्स को ये बताता है कि जो हमारा प्रपोजल है वो किस चीज़ के बारे में है। थर्ड नंबर पे है प्रॉब्लम स्टेटमेंट। इसमें हम देखते हैं इन दिस पोर्शन, इस पोर्शन के अंदर वही डिस्क्राइब हम बयान करते हैं द प्रॉब्लम स्टेटमेंट इन डिटेल। इसमें आप पूरी इस पोर्शन में पूरे जो हमारा प्रॉब्लम होगा उसको एक्सप्लेन के साथ डिफाइन करेंगे एंड डिस्क्राइब करेंगे दैट के द वाई स्टडी इज़ रिक्वायर्ड, क्यों हमको ये प्रॉब्लम पेश हो रही है और हमको ये रिसर्च क्यों ही करनी चाहिए। मतलब उसको पूरे तरीके से एक्सप्लेन करेंगे इस पोर्शन के अंदर कि हमने ये रिसर्च क्यों कर रहे हैं और इसको हमारे करने की क्या ज़रूरत पेश आ रही है। हम अपनी प्रॉब्लम स्टेटमेंट में सब कुछ एक्सप्लेन करेंगे। फोर्थ नंबर पे हम बताएंगे देखेंगे रिसर्च ऑब्जेक्टिव। रिसर्च का जो है उसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है। हेयर एक्सप्लेन द मेन पर्पस एंड ऑब्जेक्टिव। इसमें हम सबसे इसको जो मेन पर्पस होता है जो हमारी रिसर्च का और उसका ऑब्जेक्टिव होता है टू डी रिसर्च। हम इसमें यहाँ एक्सप्लेन करेंगे जो हम रिसर्च कर रहे हैं उसका मेन पर्पस क्या है या उसका ऑब्जेक्टिव क्या है। यू प्रोवाइड डिटेल डिस्क्रिप्शन ऑफ द रिसर्च। इसमें हम पूरी अपनी एक डिस्क्राइब करेंगे रिसर्च का, हम एक्सप्लेन करेंगे कि हम रिसर्च क्यों कर रहे हैं, हमारा इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, हमारा इसका पर्पस क्या है। फिफ्थ नंबर पे देखेंगे लिटरेचर रिव्यू। इसमें हम देखेंगे सी द बिफोर रिसर्च इज़ डन और नॉट। इसमें हम देखेंगे जो हमारी रिसर्च है वो पहले हो चुकी है या नहीं हो चुकी। इफ़ रिसर्च इज़ डन, अगर पहले रिसर्च हो चुकी होगी बिफोर, सो वी रिव्यू इट एंड टेक हेल्पिंग डाटा। देखें अगर पहले रिसर्च हो चुकी है तो उसमें हम उसको रिव्यू करेंगे और हेल्पिंग डाटा वहाँ से रिसीव करेंगे, उसमें हम लिटरेचर रिव्यू में वो भी एक्सप्लेन करेंगे। सिक्स नंबर पे देखें बेनिफिट ऑफ द स्टडी। इसमें हम ये देखेंगे कि हे एक्सप्लेन द बेनिफिट ऑफ स्टडी। यहाँ हम पूरी अपनी जो स्टडी कर रहे हैं, जो रिसर्च कर रहे हैं, इसका हमको क्या फ़ायदा होगा वो एक्सप्लेन करेंगे। ऑफ रिसर्च, जो हम रिसर्च कर रहे होते हैं, वी टेक सम एडवांटेजेस फॉर कंपनी आफ्टर टेक दिस रिसर्च। इसमें हम ये बताएंगे कि जो हम रिसर्च कर रहे हैं उसके बाद हमारी जो कंपनी है उसको क्या एडवांटेजेस होंगे। इसमें हम मुकम्मल बेनिफिट ऑफ द स्टडी बताएंगे कि अगर हम ये रिसर्च डन हो गई हमारी तो हमारी जो कंपनी है उसको इस तरह के फ़वाइद हासिल हो सकते हैं। सेवन्थ नंबर पे हम देखेंगे रिसर्च डिज़ाइन। इसमें हम देखेंगे इन प्रपोजल के अंदर व्यू एक्सप्लेन, हम एक्सप्लेन करेंगे दैट हु मेथड एंड डिज़ाइन इज़ कंडक्ट, कि हम इसमें कौन कौन सा मेथड इस्तेमाल करें और कौन सा डिज़ाइन इस्तेमाल करेंगे फॉर यूज़ ऑफ रिसर्च को करने के लिए हमने कौन सा मेथड इस्तेमाल किया या कौन सा हमने डिज़ाइन यूज़ किया है जो हम अपना जो रिसर्च करें इसको बनाने के लिए, इसको करने के लिए। ठीक है। 8 नंबर पे हम देखेंगे डाटा एनालिसिस। डाटा एनालिसिस में हम ये देखेंगे हेयर एक्सप्लेन हाउ टूल्स एंड टेक्निक्स यूज्ड फॉर डाटा एनालिसिस। इसमें हम ये देखेंगे हमने डाटा एनालिसिस करने के लिए कौन से टूल्स एंड टेक्निक को मतलब इस्तेमाल किया है। लाइक मीन्स वाला फार्मूला यूज़ किया है, मीडियन वाला किया है, मोड वाला, मतलब हमने कौन से टूल्स या कौन से फार्मूले या टेक्निक्स इस्तेमाल किए डाटा एनालिसिस के लिए, वो भी हम रिसर्च प्रपोजल में हम एक्सप्लेन करेंगे। 9th नंबर पे देखेंगे रिजल्ट। इसमें हम देखते हैं हेयर एक्सप्लेन हाउ फॉर्म ऑफ रिजल्ट। इसमें हम किस शक्ल का रिजल्ट वो एक्सप्लेन करेंगे। वी शो लाइक बैलेंस शीट ग्राफ्स। इसमें हम ये बताएंगे जो अपना रिजल्ट है हम उसको किस फॉर्म में शो करेंगे, बैलेंस शीट की फॉर्म में शो करेंगे या ग्राफ्स की फॉर्म में हम शो करेंगे। इसमें पूरा रिजल्ट को अपना किस तरीके से एक्सप्लेन करेंगे वो भी हम रिसर्च प्रपोजल में हम ये एक्सप्लेन करेंगे। 10th नंबर पे देखेंगे शेड्यूल। इसमें शेड्यूल भी हम एक्सप्लेन करेंगे। इसमें हम ये देखेंगे हे एक्सप्लेन हाउ लॉन्ग टाइम द रिसर्च इज़ गॉन। रिसर्च प्रपोजल में हम ये भी बताएंगे जो हमारी जो रिसर्च है वो कितने अरसे तक चलेगी, 1 साल चलेगी, 2 साल चलेगी, इसमें हम ये भी एक्सप्लेन करेंगे। 11th नंबर पे देखेंगे बजट है। रिसर्च प्रपोजल में हम ये अपना बजट भी बताएंगे। हेयर एक्सप्लेन हाउ मच बजट इज़ रिक्वायर्ड, हमें कितना बजट की ज़रूरत है फॉर कंडक्ट द रिसर्च करने के लिए हमें कितने बजट की ज़रूरत पड़ेगी, वो भी हम अपने रिसर्च प्रपोजल के अंदर एक्सप्लेन करेंगे। 12th नंबर पर हम देखेंगे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। इसमें हम ये देखेंगे हेयर
एक्सप्लेन हुज पर्सन आर रिक्वायर्ड फॉर हेल्प ऑफ कंडक्ट रिसर्च। इसमें हम ये बताएंगे अपने रिसर्च प्रपोजल के अंदर कि हमें कौन कौन से पर्सन रिक्वायर्ड हैं अपनी रिसर्च को करने के लिए, हमें कौन कौन सी मैनेजमेंट की ज़रूरत पड़ेगी अपनी रिसर्च करने के लिए। इसमें हम अपने प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में ये चीज़ बताएंगे, ठीक है। 30 नंबर पर हम देखेंगे फैसिलिटीज़। इसमें हम फैसिलिटीज़ के बारे में बताएंगे। हेयर एक्सप्लेन हुज फैसिलिटीज़ आर रिक्वायर्ड। हम ये बताएंगे हमें कौन कौन सी फैसिलिटीज़ को रिक्वायर्ड है फॉर द हेल्प ऑफ कंडक्ट रिसर्च। हमें रिसर्च करने के लिए लाइक कोई मशीन की ज़रूरत है या किसी कंप्यूटर की ज़रूरत है, हमें ये चीज़ें ज़रूरत है ताकि हम अपनी रिसर्च को आसानी के साथ सर अंजाम दे सकें। 40th नंबर पे देखेंगे एथिकल अप्रूवल। इसमें हम देखेंगे हेयर एक्सप्लेन दैट वी डी रिसर्च, हम जो रिसर्च करेंगे विद एथिकल अप्रूव्ड, बिल्कुल एथिकल अप्रूव्ड होगी। नो हार्म, किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, एनी बॉडी और एनिमल, किसी पर्सन या किसी भी एनिमल को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। ड्यूरिंग डीड द रिसर्च, अपनी रिसर्च करने के दौरान हम किसी भी चीज़ को, किसी भी एनी बॉडी को, एनिमल को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। हम अपने रिसर्च प्रपोजल में एक ये कंटेंट भी शामिल करेंगे। सो हमने क्या देखा अपने देखे कंटेंट ऑफ रिसर्च प्रपोजल। आपने जो रिसर्च प्रपोजल है उसमें जो हमारे कंटेंट है, ये सारे कंटेंट को हमने स्टेप बाय स्टेप रीड किया, स्टडी किया, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और तकरीबन हर साल ही पेपरों में रिवाइज होता रहता है। सो उम्मीद करता हूँ जो आपने ये 14 ये जो है कंटेंट, इसमें आप 13, 20, 10, 12 ये भी आप याद कर लें और ये लिख दें, उनको मज़ीद अपनी तरीके से एक्सप्लेन कर दें, ये भी बहुत है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसको लाइक करें और मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।